नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन स्कूल खिमसर के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने जो 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, आज उसका नेक्स्ट पार्ट जो 10वीं प्रश्नावली है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखना, एक तो 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं जो 4 प्रश्नावलियाँ हैं उनमें से जो टोटल सवाल पूछे जाते हैं वो 20 नंबर के। एक सवाल पूछा जाता है 6 नंबर का भी पूछा जाता है, और 4 सवाल जो पूछे जाते हैं वो 3-3 नंबर के, और 2 या 3 सवाल वो 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से हम करेंगे एक प्रश्नावली के। पहले हम 10वीं प्रश्नावली लेते हैं। तो 10वीं प्रश्नावली में जो 1 नंबर का सवाल है वो ध्यान रखना 3-4 प्रमेय दे रखे हैं, और जो माध्यिका वगैरह की परिभाषा दे रखी है, माध्यिका, शीर्ष, लंब, उनकी परिभाषाओं को ध्यान रखना। और जो बिंदु पथ वाला है उन बिंदु पथों को ध्यान रखना। ठीक है, किस तरह बिंदु पथ होता है तो क्या बनता है, ये सामान्य चीज़ें आपको ध्यान रखनी। 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वर्त की परिभाषा बताइए, माध्यिका की परिभाषा बताइए, शीर्ष लंब की परिभाषा बताइए, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम 3 नंबर वाले सवाल देख रहे हैं। देखो, एक सवाल क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं दे रखी है, वो क्या दे रखी है, AD, BE और CF। एक बिंदु कहाँ से गुजरती है, G से गुजरती है। और क्या दे रखा है, यदि AG बराबर कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 6, BE का मान कितना दे रखा है, 12.6, FG का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना, AD, GE और GC का क्या करना, मान ज्ञात करना। ठीक है ना। तो देखो, पहले चित्र बनाएंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चित्र बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज दे रखा आपको, कौन सा, AB और C। तो ये त्रिभुज बना लिया हमने, AB और C। इसको A दे दिया पॉइंट, इसको B दे दिया और इसको C दे दिया। इसकी 3 माध्यिकाएं हैं, AD, BE और CF। A से जो जाएगी उस माध्यिका का नाम क्या है, A से D तक। B से जाएगी वो E तक, और C से जाएगी वो F तक। ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो गुजारना आपको वो किस बिंदु से गुजारना, सभी को G से गुजरती है, तीनों पॉइंट से गुजरती है। वो किस पॉइंट से, G पॉइंट से क्या होती है, गुजरती है। अब आपको देखो क्या क्या मान दे रखा है कि AG का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 6। इस AG का मान कितना दे रखा है, 6। और किसका मान दे रखा है आपको, BE का मान, B से लेकर E तक टोटल मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 12.6। FG का मान, F से लेकर G का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आपको बाकी AD मतलब A से लेकर D तक। और क्या ज्ञात करना है, GE, G से लेकर E तक। और क्या ज्ञात करना आपको, GC, G से लेकर C तक। इनका क्या करना, मान ज्ञात करना। ठीक है ना। तो आपको एक प्रमेय दे रखा है कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो आपस में हमेशा 2:1 में क्या करती है, विभाजित करती है। जो माध्यिकाएं होगी वो एक दूसरे को काटेगी, तो माध्यिकाओं का जो टुकड़ा होगा वो किस अनुपात में विभाजित होगा, हमेशा 2:1 में। ऊपर वाला टुकड़ा रहेगा, जो हमेशा ध्यान रखना, शीर्ष की तरफ वाला टुकड़ा रहेगा, उसका जो मान होगा वो किस अनुपात में रहेगा, 2:1 में। और जो नीचे वाला होगा, भुजा की तरफ वाला जो भाग होगा, उसका मान रहेगा वो किस अनुपात में रहेगा, 1:1 में। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो हमेशा 2:1 में क्या करती है, विभाजित करती है, आपस में जो पॉइंट होता है वहाँ पर। ठीक है। तो जब माध्यिकाएं 2:1 में बांट रही है तो हम यहाँ लिख देंगे पहले, त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है। ठीक है ना। ये हमें पता है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं होगी वो किस अनुपात में बांटेगी, 2:1 में। इसका मतलब क्या हुआ, AG बट्टा GD, AG बट्टा GD। इसका अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। ठीक है ना। इसका अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, 2:1। ध्यान रखना, जो शीर्ष की तरफ वाला भाग होता है वो 2 होता है, और भुजा की तरफ वाला भाग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। जिस तरह यहाँ लेंगे तो यहाँ से CG का मान होगा वो किस अनुपात में रहेगा, 2:1 में। और जो छोटे वाला मान होगा FG वो किस रहेगा, 1:1 में रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह हमें, अब देखो आपको देख क्या रखा है, आपको AG का मान दे रखा है, AG का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6। तो आप किसका मान ज्ञात कर सकते हो, GD का। और आपको ज्ञात किसका करना है, AD का। तो आप क्या कर दोगे, AG में किसको जोड़ दोगे, GD को जोड़ देंगे। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, AD का, A से लेकर D तक जो टोटल माध्यिका उसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है ना। मान रख देते हैं यहाँ पर। तो AG की जगह आपको कितना रखना है, 6। तो ये रख दिया 6 बट्टा GD बराबर 2/1। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। 6 × 1 कितना होगा, 6। और GD × 2 कितना हो जाएगा, GD × 2 लिख दो या 2GD लिख दो। देखो 2 किस में दे रखा है, गुणा में, तो इधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। और 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो GD का मान आएगा वो कितना सेंटीमीटर आएगा, 3 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, AD। तो नीचे लिख देना, अतः
ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए जी प्लस जी डी के क्या होगा बराबर, ए जी का मान आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा 6 और जी डी का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया 3, 6 और 3 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ए डी आपको ज्ञात करना था, एक तो मान आ गया आपके पास, ए डी का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपको क्या ज्ञात करना है, जी से लेकर ई तक का मान ज्ञात करना। जी से ई तक तो हम माध्यिका कौन से काम में लेंगे, बी वाली माध्यिका। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी जी बट्टा जी ई, बी जी बट्टा जी ई, इसका मान होगा वो किसके बराबर आएगा 2:1 के बराबर आएगा। बी जी बट्टा जी ई, इसका मान आएगा वो हमेशा किस अनुपात में रहेगा 2:1 में रहेगा। ठीक है, देखो आपको क्या दे रखा है, बी जी दे रखा है क्या, बी से लेकर जी तक नहीं दे रखा, उसकी जगह आपको क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है बी से लेकर ई तक। किसका मान दे रखा, बी जी का नहीं मान देकर किसका दे रखा, बी से लेकर ई तक का, और बी से लेकर ई तक का कितना दे रखा 12.6। अब मुझे बताओ अगर ये मान 2 अनुपात में चलता है, ये अनुपात 1 में चलता है, तो टोटल मान चलेगा वो किस अनुपात में चलेगा, 3 के रूप में चलेगा, 3 के गुणज के रूप में, मतलब ये 2 के अनुपात में चल रहा है और ये 1 के अनुपात में। तो बी ई का अनुपात होगा वो क्या होगा, बी ई बट्टा बी जी लिखेंगे तो देखो टोटल कितना 3 और बी जी का मान कितना 2, और बी ई बट्टा जी ई लिखेंगे तो टोटल कितना 3 और जी ई का मान कितना 1, तो 3 अनुपात क्या रहेगा 1 आएगा। या फिर क्या करते हैं इसमें देखो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, समीकरण में 1 जोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी समीकरण में अगर 1 दोनों तरफ जोड़ते हैं तो +1 कर दिया, और यहाँ 2/1 प्लस कितना कर दिया 1। तो देखो यहाँ से कितना मान आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बी जी प्लस जी, लेसे पे आके 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा जी, और बट्टा में कितना रहेगा जी बराबर। देखो ये कितना होगा, 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पहले लिख दो 2 + 1/1, बी जी प्लस जी ई, बी जी प्लस जी ई टोटल किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के बराबर, तो ऊपर लिख दिया बी ई, बट्टा में क्या दे रखा है जी ई, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बट्टा क्या हो जाएगा 1। अब देखो बी ई का आपको मान दे रखा कितना 12.6, और मान किसका ज्ञात करना जी ई का, तो यहाँ मान रख दो, तो ये रख दिया 12.6 बट्टा जी ई बराबर 3/1। वही क्या करेंगे वज्र गुणा, तो यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन से, जब वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी कितनी बार आएगा 3 बार। ठीक है, जी का मान कितनी बार आ जाएगा 3 × जी आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 12.6 × 1 कितना आएगा 12.6। मान किसका ज्ञात करना, जी का 3 यहाँ किस में दे रखा गुणा में, इधर किस में आएगा भाग में, तो 12.6/3 जी का मान आ जाएगा आपके पास, भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। एक चीज़ ये ज्ञात करनी थी आपको, जी का मान कितना आ गया 4.2 सेंटीमीटर। जी सी का मान कितना आएगा, जी सी का क्या करना आपको मान ज्ञात करना, और मान देखो किसका दे रखा एफ जी का मान कितना दे रखा 3, और मान किसका ज्ञात करना आपको, जी सी का मान क्या करना आपको ज्ञात करना। तो देखो जी सी बटा एफ जी का अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा 2:1, तो इसका मान आपको दे रखा 1 वाले का मान कितना दे रखा है 3, तो 2 वाले का मान अपने आप कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, 1 वाले का मान कितना दे रखा 2:1 में होता है, एफ जी 1 अनुपात में रहेगा, जी सी किस अनुपात में रहेगा 2 के अनुपात में, तो 2:1 का होगा। आपको 1 वाले का मान कितना दे रखा 3, तो यहाँ डायरेक्ट पता चल रहा है कि जी सी का मान होगा वो 3 का डबल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अनुपात में है तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसी तरह इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको हल करना आगे। यहाँ 2 मान तो मैंने ज्ञात कर लिए, 1 मान आप क्या करना है ज्ञात करना। ठीक है ना, तो आप ये कर लेना जी सी बट्टा एफ जी का मान ज्ञात करना, जी सी बटा एफ जी, और एफ जी का मान 3 रख देना, 2/1 होगा, वज्र गुणा करोगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जी सी का मान आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको आप आगे कर लेना हल। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध करो कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वे त्रिभुज होगा, वो कैसा होगा समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना, आपको सिद्ध करना ये दे रखा है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, अगर त्रिभुज की सभी तीनों माध्यिकाएं अगर बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा समबाहु त्रिभुज, मतलब उसकी तीनों भुजाओं का मान आपस में क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ चित्र बना लेते हैं। चित्र जैसे मैंने ये बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया ए, इसको बी पॉइंट दे दिया, इसको सी। माध्यिकाएं बना लेते हैं। माध्यिका मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है माध्यिका। तो मध्य बिंदु डी,
और ई और यहाँ क्या कर दिया एफ, ठीक है। और बीच वाला पॉइंट हमने क्या ले लिया, जी ले लिया, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ओ ले सकते हो, जी ले सकते हो, हमने बीच वाला पॉइंट क्या ले लिया, जी ले लिया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको क्या करना है, ये दे रखा है कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ए डी का मान दिया हुआ आपको ये है, ठीक है ना। आप इसको सही ढंग से लिखना है, दिया हुआ क्या है, क्या सिद्ध करना है। तो आपको ये दे रखा है ए डी बराबर और बी ई और सी एफ आपस में क्या है, बराबर। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपको क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, ठीक है ना। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी है वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो सिद्ध करना आपको मतलब ए बी का मान, बी सी का मान और एस सी का मान आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये चीज़ आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो जो दिया हुआ है आपको क्या दे रखा है, समीकरण 1 मान लिया इसको, दिया हुआ ए डी बी बराबर क्या दे रखा है, सी एफ दे रखा है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, देखो ये इक्वेशन है, सारा मान बराबर है, तो हम क्या कर देते हैं इसको, हमें पता है माध्यिकाएं होती है वो किस अनुपात में विभाजित होती है, 2:1 में। तो 2:1 है, बड़े वाला भाग और छोटे वाला भाग उनका अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1। अगर बड़े वाला भाग और पूरी माध्यिका अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:3 आएगा। और बड़े वाला भाग छोटे वाला भाग और पूरी माध्यिका अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1/3। अगर मतलब टोटल भाग कितनी है, माध्यिका टोटल 3 है, 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाला भाग कितना सेंटीमीटर होगा, 2, और छोटे वाला भाग कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो बड़े वाला भाग और पूरी माध्यिका अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:3। बड़े वाला भाग और छोटे वाला भाग का मान कितना होता है, 2:1। छोटे वाला भाग और पूरी माध्यिका उसका अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:3 आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट ध्यान रखना। तो मैं क्या लिख, इसको 2/3 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो आपके पास ये आएगा 2/3 ए डी, समीकरण 1 से लिखना, बराबर 2/3 बी बराबर 2/3 सी एफ। ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि इस देखो समान संख्या से क्या कर दिया हमने, गुणा 2/3 ए डी, 2/3 बी और 2/3 क्या लिख दिया, सी एफ लिख दिया। 2/3 ए डी, 2/3 ए डी। अब देखो मुझे बताओ कि ए जी बट्टा ए डी, इसका मान आएगा वो किसके अनुपात में रहेगा, 2:3 के रूप में रहेगा। टोटल ले रहा है, ठीक है ना। छोटा वाला भाग लेते तो हमारे पास क्या आता, 2:1 आता। टोटल पूरा बड़ा ले रहे हैं तो 2 कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो यहाँ से ए जी का मान कितना आएगा, 2/3 ए डी, ए जी का मान आएगा वो कितना आएगा, 2/3 ए डी। इसी तरह सी जी का मान आएगा वो कितना आएगा, 2/3 सी एफ। बी जी का मान आएगा वो कितना आएगा, 2/3 बी ई आएगा, ठीक है। तो हम ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी, और 2/3 ए डी, और 2/3 ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए जी। तो यहाँ लिख दिया हमने ए जी। 2/3 बी ई, 2/3 बी ई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी जी। और 2/3 सी एफ, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सी जी, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया बस, ठीक है। समीकरण दे दिया इसको 2। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको 1/3 से भी गुणा कर सकते हैं। 1/3 ए डी बराबर 1/3 बी बराबर 1/3 सी एफ, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं हम 1/3 ए डी, 1/3 बी और 1/3 सी एफ। अब देखो छोटे वाला भाग जी डी बट्टा ए डी, इसका मान आएगा वो कितना आएगा, जी डी बट्टा ए डी। छोटे वाला भाग और पूरी माध्यिका, इसका मान किस अनुपात में रहेगा, 1:3 में। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 1। ये टोटल 9 है ए डी, तो ये कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसका क्या मान ज्ञात कर सकते हैं, जी डी का मान आएगा वो कितना आएगा, 1/3 ए डी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा भाग आएगा वो ए जी, पूरी जो दे रखी है ए डी, ठीक है ना। जो पूरी माध्यिका दे रखी है उसका कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है। तो 1/3 ए डी का इसका मान किसके बराबर होगा, जी डी के बराबर। तो ये लिख दिया जी डी बराबर बी ई, बी ई का छोटा वाला भाग कौन सा, जी ई, तो ये लिख दिया जी ई। सी एफ, सी एफ का छोटा वाला भाग कौन सा, एफ जी या जी एफ, तो एफ जी। समीकरण नंबर इसको दे दिया 3, ठीक है। हमने 2 बातें लिख ली कि ए जी का मान, ए जी का मान, बी जी का मान और सी जी का मान बराबर होगा। जी डी का मान, जी ई का मान और जी एफ का मान, इनका मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। समीकरण इसको 2 दे दिया, इसको क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक 3 भुजाओं से घिरी आकृति, एक ये त्रिभुज बन रहा है। इन 2 त्रिभुजों को ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज, कौन सा ले रहे हैं हम,
बी से चल रहे हैं जी और फिर किस तरफ जा रहे हैं एफ, वे त्रिभुज सी जी और ई, सी जी ई में दो त्रिभुज ले रहे हैं हम, एक तो कौन सा बी जी एफ और दूसरा कौन सा ले रहे हैं सी जी और ई ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो हमारे पास क्या आएगा, बी जी का मान किसके बराबर हो सकता है, सी जी के क्या हो जाएगा बराबर आएगा, समीकरण 2 से लिख सकते हैं हम। तो हमने यहाँ लिख दिया बी जी बराबर सी जी और कोष्टक में लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी बराबर, एफ जी का मान और जी ई का मान क्या होगा, एफ जी और जी ई, तो यहाँ लिख देंगे एफ जी बराबर जी ई और समीकरण किस से लिख देंगे कोष्टक में 3 से, ठीक है ना। ये दो मान लिख रहे हैं, दो मान बराबर। अब देखो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे बराबर, क्योंकि कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण बी जी एफ बराबर कोण सी जी ई और कारण लिख देना कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब दोनों के शीर्ष क्या है एक ही है, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण। हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, दो भुजाएं क्या आ गई बराबर और ये कोण क्या आ गया बराबर। अगर दो भुजाएं और ये कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो सकते हैं सर्वांग हो सकते हैं, ठीक है ना। अनुपात बराबर होता है तो कैसे होते हैं समरूप, लेकिन बराबर है खुद तो कैसे हो जाएंगे सर्वांग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा बी जी एफ सर्वांग होगा किसके त्रिभुज सी जी ई, क्रम ध्यान रखना ये दोनों आपस में कैसे होंगे सर्वांग और कौन से नियम से, देखो दो भुजाएं एक और दो भुजा एक और दो भुजा और उनके बीच का क्या कोण, तो कौन सा नियम हो जाएगा साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है ना। भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांग सम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत अवयव सारे क्या होंगे बराबर, संगत अवयव बराबर होंगे मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा कौन सी बी एफ का मान और सी ई का मान आपस में क्या होगा बराबर। तो अतः हम लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर सी एफ की क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। बी एफ का मान किसके बराबर होगा सी एफ के बराबर, दोनों तरफ मैं 2 से गुणा कर सकता हूँ, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 बी एफ का मान 2 सी एफ की क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। 2 बी एफ का मान 2 सी एफ की क्या होगा बराबर होगा, 2 इंटू बी एफ का मान और 2 इंटू सी ई का मान, ठीक है ना। 1 मिनट ई करना, सी ई का मान 2 इंटू सी ई का मान आपस में क्या होगा बराबर। अब मुझे बताओ एफ है वो इस ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, एफ है वो ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है ना, ए बी का मध्य बिंदु, क्योंकि मध्य का परिभाषा में यही होता है शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला, शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है मध्य का कहलाता है। तो एफ है वो ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, मतलब एफ जो ए एफ है ए एफ वो ए बी का कितना होगा आधा, और ए एफ के बराबर ही कौन सा होगा मध्य बिंदु, मतलब जितना ए एफ का मान होगा उतने क्या होगा बी एफ। यहाँ से वज्र गुणा कराएंगे तो ए बी का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा 2 बी एफ के बराबर या 2 इंटू ए एफ के क्या आएगा बराबर। इसी तरह ए सी का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा 2 सी ई के बराबर। तो हमारे पास दे रखा है 2 बी एफ का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा ए बी के बराबर, और 2 सी ई का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा ए सी के बराबर। समीकरण इसे दे देते हैं, कहाँ तक आ गए हम 3 तक, तो यहाँ लिख दिया समीकरण 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसी तरह, देखो एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है एक, ठीक है, कौन सा ए एफ जी, और दूसरा त्रिभुज हम ये बना रहे हैं कौन सा सी डी और जी। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए एफ जी वे त्रिभुज सी डी जी, तो ये लिख दे त्रिभुज सी डी जी। इनमें देखो क्या क्या होगा, हमने ये देख लिया कि ए एफ का मान और सी डी का मान हो सकता है वो क्या हो जाएगा 1 मिनट, देखो ये मान और ये मान आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये छोटे वाला भाग और इसका भी छोटे वाला भाग ये आपस में क्या होंगे बराबर। एफ जी का मान और जी डी का मान, एफ जी का मान और जी डी का मान आपस में क्या है बराबर। ये कोण और ये कोण आपस में कैसे है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण और ये कोण भी कैसे होंगे शीर्षाभिमुख कोण है। और ए जी का मान और सी जी का मान, ए जी सी जी और ए जी ये भी आपस में क्या है बराबर।
तो दोनों त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे, सर्वांग सम। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ लिखना आपको इतने इसी प्रकार, और ये लिख देना त्रिभुज AFG और CDG दोनों आपस में कैसे होंगे, समरूप। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर। जब संगत भुजाएं बराबर होगी तो इसकी संगत भुजा AF और इसकी संगत भुजा CD, तो आप ये लिख सकते हो कि AF का मान CD के क्या होगा, बराबर। 2 AF का मान 2 CD के क्या होगा, बराबर। यहाँ अलग से समरूप सर्वांग समता दर्शाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि इस तरह का आप सर्वांग सम एक बार दर्शा चुके हो यहाँ पर, तो दूसरी बार दर्शाने की जरूरत नहीं है। 2 × AF का डबल होगा वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर, और CD का डबल होगा वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर। तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ AB बराबर BC। समीकरण इसे दे दिया 5। समीकरण 4 और 5 से देखो, इसका मान भी AB के बराबर, इसका मान भी क्या है, AB के बराबर। AB AC के बराबर है और AB किसके बराबर, BC के बराबर। तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। तो समीकरण लिख देना 4 व 5 से। 4 व 5 हम ये लिख सकते हैं कि AB का मान किसके बराबर है, AC के बराबर भी है, और किसके बराबर है, BC के बराबर। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना। नीचे लिख देना अतः दोनों त्रिभुज, अतः त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में कैसी आ गई, बराबर आ गई। अतः त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के 3 नंबर वाले क्वेश्चन ध्यान रखना। इसके आगे एक क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है, यदि त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, ठीक है। अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर नहीं हो तो वो कैसा होगा, विषमबाहु होगा, ठीक है ना। तो उन दोनों तरह के क्वेश्चन को भी हल करने वाला देख लेना, और एक तरह का मैंने क्वेश्चन बता दिया है, आगे वाला आप देख लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध करो कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों का क्या होता है, समद्विभाजक होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्रतिच्छेदी, एक आपको थ्योरम दे रखी है ऐसी किताब के जो शुरुआत में एक थ्योरम दे रखी है इस तरह की, इस थ्योरम को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से। तो हम इसको हल करेंगे, मतलब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी मतलब काटनी चाहिए एक दूसरे को। तो मैंने मान लिया एक प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, L है, और दूसरी क्या है, M है, ठीक है ना। ये इस तरह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु मैंने मान लिया O पर। 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, इनसे दोनों से क्या होना चाहिए, समदूरस्थ। तो देखो इससे समदूरस्थ बिंदु यहाँ से कोई मैं लेता हूँ जैसे 5 सेंटीमीटर, तो वो भी इससे 5 सेंटीमीटर ही होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो आपको पता इस साइड लेना पड़ेगा, तो इस साइड मैंने ये बिंदु ले लिया, ठीक है, समदूरस्थ कोई बिंदु ले लिया। इसी तरह एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी। दूरी हमेशा लंबवत मापते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो दूरी होगी लंबवत होती है वो क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो हमने क्या कर लिया, इस तरह जो बिंदु आएंगे, ठीक है, वो इनसे क्या होगा, दोनों रेखाओं से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे, ठीक है ना। इस तरह के जो बिंदु आएंगे वो इन दोनों रेखाओं से क्या होंगे, समदूरस्थ आएंगे, ठीक है। तो मैं इनको डार्क कर देता हूँ। तो ये मान लिया कि समदूरस्थ बिंदुओं का क्या है, बिंदुपथ है। जो हमारे पास समदूरस्थ बिंदु है उनका क्या है, बिंदुपथ है, ठीक है। इनसे यहाँ तक दूरी, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबवत दूरी, इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया, इसको O दिया हुआ है, और इसको R दे दो नाम, ठीक है ना। ये हमने 3 नाम दे दिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इन जो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, इस रेखाओं का जो बिंदुपथ होगा, ये OR वाला एक बिंदुपथ है, वो इसके दोनों का जो समद्विभाजक कोण होगा, कौन सा कोण बनेगा, ये वाला देखो क्या होगा, कोण होगा, इसका क्या होगा, समद्विभाजक। मतलब जितना ऊपर वाला कोण बनेगा उतने नीचे की साइड वाला क्या बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए, समद्विभाजक होना चाहिए। तो जो दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से यहाँ कोण बनेगा उसका क्या होना चाहिए, समद्विभाजक होना चाहिए। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना। तो देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो आपके पास कौन सा बनता है, POR, और दूसरा कौन सा बन रहा है, QOR बन रहा है। 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं POR, और दूसरा कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज QO और R में। 2 त्रिभुज ले लिया हमने, POR, और दूसरा कौन सा ले लिया, QOR। देखो यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ भी कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि कोण P का मान और कोण Q का मान, और दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर, और कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि हम दूरी माप रहे हैं, वो क्या माप रहे हैं, लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी माप रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों का मान क्या रहेगा, 90-90। अब देखो P से लेकर R तक की दूरी और Q से लेकर R तक की दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या होगी,
बराबर, क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है जो बिंदु है वो कैसा है, समदूरस्थ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी आर का मान और क्यू आर का मान क्या होगा, बराबर, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हो रीजन की बिंदु समदूरस्थ है। जो बिंदु है वो कैसा है, समदूरस्थ है। सारे बिंदु होंगे इस रेखा पर वो क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। तो हमने लिख दिया कि पी आर का मान और क्यू आर का मान क्या होगा, बराबर। अब देखो एक भुजा हम ले लेते हैं ओ आर। इस त्रिभुज में देखो ओ आर काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी क्या काम आ रहा है, ओ आर। तो ओ आर किसके बराबर होगा, ओ आर के बराबर। दोनों में काम आ रहा, मतलब क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया उभयनिष्ठ भुजा। दोनों त्रिभुज देखो कैसे हो जाएंगे, दो भुजाएं बराबर है, एक कोण क्या है, बराबर। तो आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग भी होंगे और समरूप भी होंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ आर सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज क्यू ओ आर के सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। किस नियम से, देखो एक समकोण है, एक तो क्या आपके पास समकोण है 90 डिग्री मतलब समकोण, समकोण के सामने वाला कर्ण, कर्ण दोनों जगह में काम आ रहा है। तो समकोण और फिर क्या लिख देंगे, कर्ण, और फिर क्या हो जाएगा, एक क्या आ रही है आपके पास, भुजा आ रही है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से, ठीक है ना, समकोण कर्ण भुजा नियम से आपस में क्या होंगे, बराबर। तो बराबर होंगे तो इनके अतः संगत अवयव क्या होंगे, यहाँ लिख देंगे अतः संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है। संगत अवयव बराबर होंगे मतलब इनके सारे कोण, संगत सारे कोण और संगत सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर। हमें यही सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण पी ओ आर बराबर किसके होगा, कोण क्यू ओ आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात जो पी ओ क्यू था टोटल कोण, उसका आधा कोण ये होगा और आधा कोण क्या होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थात कि ओ आर है, उसने पी ओ क्यू को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। ओ आर कोण पी ओ क्यू का समद्विभाजक है, ठीक है ना, समान 2 भाग करने वाला है, तो समद्विभाजक है। इस तरह का आपको छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, पहले डायरेक्ट मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, आपको पहले लिखना है क्या क्या दे रखा है। आपको ये दे रखा है कि क्या हो गया, समदूरस्थ है, ये वाला आपको दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है कि ये रेखाएं क्या कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। समदूरस्थ है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या लिखोगे 90 डिग्री, क्योंकि दूरियाँ मापी जाती है हमेशा, क्या मापी जाती है, लंबवत मापी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको करना और इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आगे हल कर सकते हैं। इसी तरह एक थ्योरम और भी दे रखी है, जो थ्योरम दे रखी शुरुआत वाली, उस थ्योरम को भी आप सिद्ध करने वाला दे के जाना। आपको हो सकता है कि 3 नंबर में सीधे सवाल पूछ सकता है।